नमस्कार दोस्तों, मैं बी आर चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से 12 की जो सीरीज है, उस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैव मंडल और भूदृश्य। तो आइए देखते हैं जैव मंडल और भूदृश्य। देखो, इससे पहले की एक वीडियो हमने जैव मंडल समझा था कि जैव मंडल क्या है, जहां जल, थल और वायुमंडल तीनों का संगम होता है। जल, थल और वायुमंडल जहाँ तीनों का संगम होता है, वहाँ जीव विद्यमान होते हैं, जीवों का अस्तित्व पाया जाता है और वही कहलाता है जैव मंडल। तो आइए देखते हैं जैव मंडल। देखिए, जैव मंडल जीव सबसे बड़ा है। जीव से जैव मंडल, जहाँ जीवन क्या हो, विद्यमान हो, वो जैव मंडल। तीन मिलते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो स्थल, जल और वायुमंडल तीनों जहाँ मिलते हैं, वहाँ जीव का अस्तित्व पाया जाता है, जीवन विद्यमान होता है, उसे जैव मंडल कहते हैं। इस जैव मंडल की विशेषता क्या है? जलापूर्ति। भैया जल तो आ ही गया, जल मंडल अभी लिखा। फिर सूर्य से ऊर्जा सतत जो मिलती रहती है, तो सूर्य से ऊर्जा की सतत आपूर्ति, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, गैस, तरल और ठोस तीनों का समन्वय, ये है जैव मंडल की विशेषता। नेक्स्ट, जीवों का वर्गीकरण। देखिए, जीवों का दो तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। एक हो जाएगा वनस्पति जगत और दूसरा हो जाएगा जंतु जगत, पेड़ पौधे वाला, और दूसरा जीव जंतु। नेक्स्ट यदि बात करें पारितंत्र, अर्थ और महत्व। देखिए, पारितंत्र क्या होता है? अपने जैव मंडल में दो टाइप के घटक होते हैं। एक होते हैं जैविक, पर्यावरण में एक होता है जैविक घटक और एक अजैविक। तो जैविक घटक मतलब सजीव, अजैविक घटक मतलब निर्जीव। जैसे जल हो गया, ऊर्जा हो गई, मृदा हो गई, ये अजैविक घटक है। और जैविक, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सजीव, ये जैविक घटक। तो जैविक और अजैविक का जो अंतर संबंध है, परस्पर जो संबंध है, पर्यावरणीय संबंध है, यही क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। इसका अर्थ तो हमने समझ लिया, इसका क्या मतलब है? प्रत्येक पेड़ पौधा है चाहे जीव जंतु है, उसके पृथ्वी पर अस्तित्व के लिए सब चीजों का होना बहुत जरूरी है ना, अदरवाइज है ना हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो पारितंत्र का अर्थ और महत्व में देखिए, मैंने लिखा कि अजैविक मतलब निर्जीव और प्लस जैविक जो सजीव, इनका जो संबंध है वही क्या कहलाता है? पारितंत्र कहलाता है। इस पारितंत्र में एक जीव दूसरे पर डिपेंड होता है। यहाँ दो तरीके की खाद्य श्रृंखला बनती है, एक तो सरल खाद्य श्रृंखला और एक जटिल खाद्य श्रृंखला। यहाँ से भी सवाल बनने की संभावना है। तो खाद्य श्रृंखला दो टाइप की होती है, एक सरल खाद्य श्रृंखला और एक जटिल खाद्य श्रृंखला। पहले सरल खाद्य श्रृंखला की बात करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड में ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य है। तो सूर्य से ऊर्जा आई, तो प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा वनस्पति, जो पेड़ पौधे जिन्होंने अपना भोजन बना लिया, तो सूर्य की ऊर्जा से वनस्पति, पेड़ पौधे अपना भोजन बना लिया और इनके पास जो ऊर्जा है उनको खा लिया शाकाहारियों ने। तो शाकाहारी इनसे क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करें। तो ऊर्जा किसमें आ गई? शाकाहारी में। तो सिंपल, ये सिंपल वाली सरल खाद्य श्रृंखला, सूर्य की एनर्जी से पेड़ पौधों ने भोजन बनाया, पेड़ पौधों को खा लिया शाकाहारियों ने, तो ये इनका भोजन हो गया। ये तो जटिल खाद्य श्रृंखला, सरल खाद्य श्रृंखला। दूसरी है जटिल खाद्य श्रृंखला। जटिल खाद्य श्रृंखला में क्या होगा? जैसे वनस्पति है, वनस्पति को खा लिया किसने? शाकाहारी ने। यहां तक हमने बात किया था सरल में, ये दो स्टेप आ जाएंगे सरल में। तो वनस्पति को खाया शाकाहारी ने, तो इनके पास ऊर्जा आ गई। इस शाकाहारी को खाया सर्वाहारी ने, है ना, और सर्वाहारी को खा गया कौन? मांसाहारी। तो ये एनर्जी किसमें आ गई? मांसाहारी। मांसाहारी की मृत्यु हो गई, मान लो कोई बाघ है, कोई भी है, मांसाहारी है, शेर, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसकी डेड बॉडी के अंदर उसका क्या हो गया? अपघटन हो गया और वो कहाँ मिल गई? मिट्टी में मिल गई। तो इस तरीके से ये जो खाद्य श्रृंखला का जो बनी वो कहलाती है जटिल खाद्य श्रृंखला। तो एक सरल खाद्य श्रृंखला, एक जटिल खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट यदि हम बात करें जैव मंडल तो हो गया। भूदृश्य की बात करें, मतलब पृथ्वी पर यदि प्रमुख स्थल जो आकृति हैं वो देखें, तो मोटे तौर पर एज एनसीईआरटी के हिसाब से 6 स्थलाकृतियां दे रखी है। ये 6 स्थलाकृति कौन कौन सी है थोड़ा सा हम देखेंगे। तो एक तो हो गया पर्वत, पढ़ेंगे। पर्वत के बाद पठार, फिर मैदान, फिर नदी बेसिन, फिर समुद्र तटीय मैदान और द्वीपीय। 6 स्थलाकृति हैं। तो एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्वतों की। देखिए, पर्वतों की उन्होंने जैसे बताया कि आसपास के जो स्थल होते हैं, निकट जो भूस्थल होते हैं, उनसे 600 मीटर ऊंचाई। दूसरी चीज, इनकी जो ढाल होती है वो क्या होती है? तीव्र होती है, तभी ये पर्वत कहलाएंगे। और बहुत सारे पर्वत एक क्रम में, एक रेखा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगी पर्वतों की श्रृंखला। तो यही है पर्वत।
तो 600 मीटर हाइट हो गई, कहां से? समुद्र तल से नहीं, निकट स्थल से। ऊंचा होगा, ढाल क्या होगी? तीव्र होगी। कई पर्वत जब एक रेखा या क्रम में होते हैं उसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। देखिए ये हिमालय में बहुत सारे जो पर्वत है एक सीरीज में, रेखा में, तो ये हो गई पर्वत श्रृंखला। जैसे एवरेस्ट एक पर्वत हो गया, इसी तरीके से बहुत सारी चोटियां पर्वत जो क्या है सीरीज रेखा में, तो हो गई पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट यदि बात करें मोनाकी पर्वत, ये प्रशांत महासागर के अंदर है, समुद्र में डूबा हुआ पहाड़, कुछ पानी में डूबा कुछ ऊपर निकल गया, वो मोनाकी पहाड़ कहाँ है? पर्वत कहाँ है? ये प्रशांत महासागर में। याद रह जाएगा 10,205 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट यदि बात करें जो पर्वत होते हैं, देखिए ये जो पर्वत है ये हो गए पर्वत। ये जो पर्वत क्योंकि काफी ऊंचे होते हैं, इसलिए आपको पता है कि जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है, मतलब ऊपर की जलवायु ठंडी होती है। तो यहाँ की जलवायु कैसी रहेगी? ठंडी रहेगी, मतलब तापमान क्या रहेगा? कम रहेगा। अब दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है। देखिए ये पर्वत है, मान लो यहाँ से बादल आए है ना, जैसे ये मान लो बादल आ गया, इधर से ये बादल आ रहे हैं, तो ये पर्वत है। जैसे बादल समुद्र से वाष्प बना, उठी, बादल बन के ऊपर संघनित हो गई, हवा आई तो बादल इधर उधर गति करेंगे। जैसे बादलों ने ट्रेवल किया, मार्ग में क्या आ गया? पर्वत आ गया। तो पर्वतों से टकराकर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वो जल धरती पर गिरने लगता है ना, इन पर्वतों से टकराकर। तो ये जो ढाल है उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पवनमुखी ढाल। वह भाग जो बादलों से टकराता है वो पवनमुखी ढाल। और यहाँ भारी बारिश होती है। देखिए यहाँ वर्षा क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। देखिए ये भारत के अंदर, ये देखिए आप देख रहे हो ना, ये पश्चिम घाट है। इस पश्चिम घाट में जब अरब सागर से हवाएं आती है तो पश्चिम घाट, ये देखिए पश्चिम घाट है, पश्चिम घाट का पश्चिमी ढाल है वो पवन मुखी ढाल है। यहाँ भयंकर बारिश होती है, बारिश ज्यादा तो वनस्पति ज्यादा, इसलिए भारत में पश्चिम घाट के पश्चिम वाला जो ढाल है वहां सदाबहार टाइप की वनस्पति पाई जाती है। इसके जस्ट अपोजिट देखिए पवन विमुखी ढाल, विमुखी कहते हैं ना, विमुख मतलब उल्टा मुंह, मतलब उसके जस्ट अपोजिट। तो ये जैसे ये मान लो ये बादल है, ये इधर से चला गया। अब ये वाला जो है, क्योंकि ये जस्ट पर्वत के पीछे वाला भाग जहां से बादल ऊपर निकलने के बाद कोई अवरोध नहीं है तो यहाँ बारिश नहीं करेगा, तो ये वाला भाग हो जाएगा पवन विमुखी, उल्टा वाला ना, तो यहाँ बारिश होगी क्या? नहीं होगी। इसलिए ये वाला बेल्ट क्या रहता है? सूखा रहता है। इसे बोलते हैं शैडो जोन, वृष्टि छाया। तो देखिए पवन विमुखी मतलब वृष्टि छाया प्रदेश, शैडो जोन पीछे का भाग जहां वर्षा नहीं होती। जैसे ये वाला जो प्रदेश है, ये देखिए ये आपका है पश्चिमी घाट। पश्चिम घाट के पश्चिम ढालों पर खूब बारिश होती है। इसके जस्ट पीछे वाला जो भाग है वहां बारिश नहीं होती। और इधर ही इस पश्चिमी घाट के पूर्व केंद्र जो बैक वाला जो बेल्ट है वो विदर्भ प्रदेश है। भारत में सूखे और अकाल के लिए जाना जाता है। वो किस बेल्ट में पड़ता है? पर्वत के पीछे का भाग, पवन विमुखी ढाल, शैडो जोन, जहां वर्षा कम होती है, अकाल और सूखे की स्थिति रहती है। नेक्स्ट हिमालय के अंदर देखिए कुछ जातियां याद रखें, गद्दी, बकरवाल और भोटिया, गुजर, ये हिमालयी प्रदेश है। हिमालयी प्रदेश में पशुपालक जातियां होती है, जैसे है हमारे भारत के अंदर हिमालय क्षेत्र में गद्दी, गुजर, बकरवाल और भोटिया। नेक्स्ट यदि हम बात करें, पर्वत की बात होगी, फिर बात करेंगे पठार के। पठार देखिए, पठार का मतलब सामान्य से 300 मीटर तो ऊपर होंगे, लेकिन ऊपर का जो तल होगा वो क्या होगा? सपाट होगा। जैसे ये तो पर्वत हो गया और इसके जस्ट मान लो ये वाला इस तरीके से मान लो कोई पठार है, मैं इधर बना रहा हूं आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो ये हो गया, ये इसके जस्ट ये वाला जो है ये आपका हो जाएगा पठार। ऊपर से सपाट है, ऊंचा तो है लेकिन ऊपर से क्या है? सपाट है। तो ऊंचे चौड़े भूभाग जो ऊपर से क्या होते हैं? सपाट होते हैं, ढाल होते ही नहीं है, कम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। जैसे भारत के अंदर ये प्रायद्वीपीय पठार, ये त्रिभुजाकार जो आकृति में नीचे वाला जो दक्षिण भारत देख रहे हो पूरा ऊपर उठा, इसे प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। इसी के पठार में छोटे छोटे पठार है, जैसे राजस्थान में मेसा का पठार, एमपी में मालवा का पठार, दक्कन का पठार, नागपुर का पठार है ना, तो ये सारे पठार है। जैसे भारत में दक्कन का पठार है ना, दक्षिण भारत में छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में। और ये खास तौर से पठार होते हैं वो खनिज जो संपदा है उसकी दृष्टि से संपन्न होते हैं, खनिज बहुत पाए जाते हैं पठारों में। नेक्स्ट मैदान, यदि मैदान की बात करें, देखिए मैदान की बात करें, भारत का मानचित्र देख रहे हो, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां है ना, ये उत्तर के विशाल मैदान, ये वाला है जो आंतरिक मैदान के नाम से जानते हैं इसे, उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कर देती है। ये समुद्र तल से ज्यादा ऊंचे नहीं होते,
ये नदी द्वारा निर्मित होते हैं, पवन द्वारा निर्मित मतलब हवा द्वारा भी निर्मित होते हैं, लेकिन विशेष तौर से ये जो उत्तर का विशाल मैदान है वो नदियों द्वारा निर्मित है। तो मैदान ये समतल भूभाग है जो समुद्र तल से क्या है 300 मीटर से कम ऊंचे होते हैं, ये नदियों द्वारा पोषित होते हैं। देखिए नदियां हिमालय से निकली, अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेके आ गई, जलोढ़ मिट्टी जमा कर दी। जलोढ़ मिट्टी दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यहाँ उपजाऊ मिट्टी, इसलिए कृषि बहुत ज्यादा, कृषि ज्यादा तो मतलब जनसंख्या ज्यादा तो जन घनत्व ज्यादा। तो इधर देखिए जन घनत्व भी यहाँ ज्यादा है। उदाहरण जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये सिंधु का मैदान हो जाएगा भारत और पाकिस्तान में, ये गंगा यमुना का गंगा यमुना का मैदान, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए मैदान भी दो टाइप के होते हैं, एक आंतरिक मैदान, ये वाला आंतरिक मैदान में काउंट करेंगे। दूसरे टाइप के मैदान होते हैं जो समुद्र तट के आसपास होते हैं। ये देखिए ये पश्चिम घाट और ये पूर्वी घाट। तो पश्चिम घाट के पश्चिम में ये वाली जो संकरी जो आप देख रहे हो, बेल्ट देख रहे हो ये, और इधर वाला ये जो पट्टी आप देख रहे हो ये पूर्वी तट के पास मैदान है। तो पूर्वी तटीय मैदान, ये पश्चिम तटीय मैदान, दोनों को मिलाकर बोल दिया तटीय मैदान। तो ये दो टाइप के होते हैं, आंतरिक व तटीय मैदान। तो गंगा वाला आंतरिक में आ जाएगा। नदी बेसिन, नदी बेसिन का मतलब समझिए कि धरातल पर प्राकृतिक जल धारा नदी कहलाती है। भाई धरातल पर प्राकृतिक जल धारा बहती है उसे कहते हैं नदी कहते हैं। सिंपल, नदियां दो टाइप की होती है, एक तो हो जाएगा नित्य वाहिनी और मौसमी। देखो नित्य वाहिनी का मतलब जो हर महीने बहती है, हर टाइम बहती है। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियां हमारे हिंदुस्तान में नित्य वाहिनी है, 12 मासी है, क्योंकि इनका जो है स्रोत क्या है, ग्लेशियर है, बर्फ के पहाड़ है, इसलिए लगातार है ना पानी बहता रहता है। जबकि दक्षिणी भारत की नदियां क्या है, नित्य वाहिनी नहीं है, वो क्या है, मौसमी है, क्योंकि वर्षा जब आती है तभी पानी है ना आता है, अदरवाइज पानी रुका रहता है, सूखी रहती है। तो ये हो जाएगा मौसमी नदियां जो मौसम विशेष में ही बहती है। नदी बेसिन क्या होता है, वह भूभाग जो मुख्य नदी प्लस सहायक नदियों जो बहकर बड़े बेसिन का निर्माण करती है, वो बेल्ट, जहाँ एक तो मेन नदी है और उसके साथ सहायक नदी। मान लो सपोज करो एक ये नदी बह रही है और इसके साथ साथ सहायक नदी इधर से आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, इस तरीके से जो है ना इधर आ गया। तो ये वाला जो बेल्ट है उसको बोलेंगे नदी बेसिन, मुख्य नदी और सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान जिसमें वो बहती है। नेक्स्ट समुद्र तटीय मैदान, ये तो हमने समझ लिया। ये अरब सागर है, देखिए ये बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ये संकरी पट्टी और पूर्वी जो घाट है इसके और बंगाली खाड़ी के बीच की चौड़ी पट्टी है, ये दोनों पट्टियां समुद्र तट के पास, ये तटीय मैदान। तो तटीय मैदान क्या होता है, देखिए समुद्र के किनारे पर जो स्थल होते हैं उसको तट बोलते हैं, ये मैदान तटीय मैदान। फिर बच गया आपका द्वीप। द्वीप क्या होता है, एक ऐसा स्थलखंड जो चारों ओर जल से घिरा हो, द्वीप कहलाता है। देखिए ये अरब सागर में ये जो लक्षद्वीप है, बोल दिया ना द्वीप, चारों ओर पानी। इधर बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान और निकोबार द्वीप में, वर्तमान इसका नाम हो गया शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। क्यों, आपने पढ़ा होगा आजाद हिंद फौज, आज़ादी की लड़ाई में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने इनको जीता था। अंडमान निकोबार को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद फौज ने इनका नाम रख दिया था उस टाइम शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। तो अभी हाल में इसका नाम चेंज कर दिया ना। तो ये द्वीप हो गया। तो द्वीप क्या है, स्थलीय भाग जो चारों ओर जल से घिरा रहता है। उदाहरण देखिए लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट यदि बात करें, एक तो ये महासागर के अंदर द्वीप हो गए। अब कई बार ऐसा होता है कोई नदी है, बहुत चौड़ी नदी है, तो उस नदी के बीच में भी द्वीप आ सकता है। तो ऐसा उदाहरण हमारे भारत के अंदर बेस्ट है माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इधर से होकर आती है। तो असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी है, वहाँ एक बहुत बड़ा द्वीप बन गया, नदीय द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है माजुली द्वीप, असम ब्रह्मपुत्र घाटी में। तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम स्टेट में है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। नेक्स्ट यदि बात करें प्रायद्वीप, देखो प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीन ओर जल से घिरा हुआ। जैसे ये दक्षिणी भारत है, इसे प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं ना दक्षिणी भारत को, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, ये तीन ओर जल से घिरा हुआ प्रायद्वीप। ये तीन और जल से घिरा प्रायद्वीप, उदाहरण दक्षिणी भारत। तो ये आपने देखा जैव मंडल और भू दृश्य। इसमें कुछ MCQ है जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है। पहला है माजुली द्वीप कहाँ है, किस स्टेट में, किस नदी में बना हुआ है। दूसरा विश्व का सबसे बड़ा महासागर। नेक्स्ट मोनाकी पर्वत कहाँ है। नेक्स्ट वर्षी छाया प्रदेश क्या है, बताना है वर्षी छाया प्रदेश क्या है। सर्वाधिक जनघनत्व कौन से बेल्ट में पाया जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी, मिट्टी का नाम लिखना है। नेक्स्ट खनिज भंडार की दृष्टि से संपन्न जो बेल्ट है, अभी 6 जो पड़े हैं स्थलाकृति, उनमें बताना है भोटिया,
गद्दी, बकरवाल और ये जनजातियां कहाँ पाई जाती है। देखिए ये एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है, आप विशेषकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आरएएस की तैयारी कर रहे हो, पीएसआई है, रीट है, पटवार है, कोई से भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी यदि आपने कंठस्थ कर ली तो आगे की राह बहुत आसान हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके शॉर्ट नोट्स भी बना लेना ताकि रिवीजन में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।